नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साइंस और टेक्नोलॉजी का यह सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने हमने शुरू किया है सेल। इसके पहले हमने सेल की बाह्यतम रचना यानी सेल मेम्ब्रेन की बात की है। उस पर कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसका पूरा डिस्कशन किया है। अब आज सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलने वाले हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज बात करेंगे साइटोप्लाज्म की और साइटोप्लाज्म पर पूछेंगे एमसीक्यू और इसी पर करेंगे डीप डिस्कशन। तो आप तैयार हो जाइए साइटोप्लाज्म के बारे में विस्तार से जानने के लिए और साइटोप्लाज्म पर डीप डिस्कशन के लिए। इसी पर आज का सेशन आधारित होगा, इसी पर एमसीक्यू भी होंगे। साइटोप्लाज्म जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह कोशिका झिल्ली के अंदर का पार्ट है और बीच में जो लाल कलर से दिख रहे हैं गोला, उसके बाहर का भाग है। तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कोशिका द्रव्य कहाँ से कहाँ तक है। आज यही सवाल आपके एमसीक्यू सेशन में शामिल होगा। आज हम इस सेशन में आपको ये बताएंगे कि कोशिका द्रव्य में होता क्या क्या है, कोशिकांग क्या क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे। कोशिकांग करते क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है, इस पर भी बात करेंगे। और उन महत्वपूर्ण सवालों को शामिल करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएनएसटी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कौन कौन से सवाल पूछे गए, इसका सारा कुछ डिस्कशन आज के सेशन में शामिल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आपके समझ में कोई सवाल नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स का भरपूर उपयोग कीजिए। ये सेशन हमारा ठीक शाम को 6 बजे लाइव होता है और लाइव हम सेशन पर मिलते हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब पूछेंगे, किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, हम लिख करके आपको उसका जवाब देंगे। तो चलिए शुरू किया जाए आज का यह सेशन साइटोप्लाज्म। इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आइए कोशिका द्रव्य की बात करें। ऐसा तरल पदार्थ होगा जो कोशिका के अंदर होगा, इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसमें कोई ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं होगी। इसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब आपको यह देखना है कि वो कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपकी अभी तक पढ़ी हुई जानकारी से अलग है। पहला पॉइंट हम लिखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, तरल पदार्थ है, ये कभी ठोस की अवस्था में नहीं होता। और चित्र में देख लीजिए, ये घिरा किससे है? तो आपका जवाब होगा साहब ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मतलब बाहर की तरफ से सेल मेम्ब्रेन से घिरा है। यही बात हम लिखने वाले हैं कि यह सेल मेम्ब्रेन या कोशिकीय झिल्ली या दूसरा नाम लिखते हैं इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा। हमने आपको इसके पहले बताया है कि चाहे सेल मेम्ब्रेन कह लो, चाहे उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, दोनों बात एक ही। तो एक तरल पदार्थ जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा। एक बार साइटोप्लाज्म की परिभाषा को पीएससी मेंस में
2 या 3 नंबर के लिए लिखवाया था कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो यदि ऐसी परिभाषा लिखने को आती है तो यही चीज आप लिखेंगे कि दिस इज द लिक्विड मटेरियल एंड इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण। अब ये जो सेल आप पहले चित्र में देख रहे हो, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अब पूछोगे साहब यूकैरियोटिक सेल क्यों, प्रोकैरियोटिक आप नहीं बोल रहे? क्योंकि यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। अब यहां पर आप न्यूक्लियस तो देख ही रहे हो, तो इसमें डिस्कशन का सवाल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस है, स्पष्ट दिख रहा है, इसलिए यूकैरियोटिक होगी। तो दूसरे पॉइंट में हम जो लिखने जा रहे हैं उसको जरा गंभीरता से देखिएगा। यूकैरियोटिक सेल में इसकी स्थिति, पोजीशन क्या है, जरा देखिए चित्र में, बताइए हमें पोजीशन, इसकी स्थिति क्या बताएंगे आप? ये तो बता सकते हैं कि ये बाहर की ये सेल मेम्ब्रेन और ये नाभिकीय झिल्ली के बीच का तरल पदार्थ, बोल सकते हैं कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बाहर की तरफ और ये नाभिकीय झिल्ली के बाहर की तरफ, ना कोशिका झिल्ली के अंदर और नाभिकीय झिल्ली के बाहर, यही हम लिख देंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में इसकी स्थिति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर एवं सेल मेम्ब्रेन के, कोई चीज आपको रटनी नहीं है, चित्र देखना है, उसी से स्पष्ट करना है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलिए तीसरे पॉइंट का डिस्कशन कर ले कि इस साइटोप्लाज्म में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ये सारे बातों को हम चित्र के द्वारा आगे स्पष्ट भी करेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं। तीसरे पॉइंट पर जो हम लिखने जा रहे हैं कि कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। जैसे ये जानना पड़ेगा कौन से अकार्बनिक पदार्थ, जैसे खनिज, बिल्कुल ये अकार्बनिक है। जैसे लवण, ये अकार्बनिक है। और जैसे पानी, याद कर लीजिए कि साइटोप्लाज्म में बहुत से इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में, पीछे वाला चित्र याद करिए, अभी विस्तार से आगे का चित्र हम आपको दिखाएंगे कि इसी न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत से इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से खनिज है, मुख्य रूप से लवण है, मुख्य रूप से पानी। तो इस पहले पन्ने पर 3 बातें हमने आपको सिखाई कि साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होगा, यूकैरियोटिक सेल में इसकी स्थिति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगी। साइटोप्लाज्म में बहुत से इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाएंगे, जैसे खनिज, लवण और पानी। चलिए दूसरे अगले पॉइंट पर आपको लिए चलते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। आज उसका भी डिस्कशन कर दें, कौन सी चीज प्रोटोप्लाज्म है। तो चौथे पॉइंट पर जो हम लिखने जा रहे हैं, पहले आप लिखिए, फिर उसको हम समझाते हैं। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और नाभिक नाभिक का मतलब न्यूक्लियस को मिलाकर
साइटोप्लाज्म और नाभिक को आपस में मिला दिया जाए। अब याद करिए चित्र पीछे वाला, यदि ये साइटोप्लाज्म ये वाला और ये नाभिक वाला हिस्सा, यानी ये दोनों, यानी सेल मेम्ब्रेन भर को छोड़ दिया जाए, तो साइटोप्लाज्म और नाभिक को मिला दिया जाए, तो जो रचना बनती है वही कहलाती है प्रोटोप्लाज्म। अब आपके समझ में आ गया हो गया कि साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और नाभिक को मिलाकर जो रचना बनती है वही प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहलाता है। अब ये जीव द्रव्य की बात हो गई। प्रोटोप्लाज्म कहाँ है ये आपको समझना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला देंगे तो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य बन जाए। एक पॉइंट छोड़ दिया उधर, हमने एक ही चीज बताया। आपने तीसरे पॉइंट में लिखा कि साइटोप्लाज्म में बहुत से इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो क्या ऑर्गेनिक नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं। यही पॉइंट भूल गए इधर लिखना, 5वें पॉइंट में लिख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तथा फैट। 3 ही तो मुख्य है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यदि प्रोटोप्लाज्म पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म का क्या होगा, तो ये कर देना साइटोप्लाज्म धन न्यूक्लियस, ये प्रोटोप्लाज्म का है। चलिए 6वें पॉइंट पर आपको ले चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की? अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, वो भी बात लिख लें कि प्रोटोप्लाज्म की खोज (1839) में परकिंजे ने की थी, तथा इसी को मतलब प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। या आप जब अपनी किताब खोलते होगे तो उसमें लिखा रहता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब बोलोगे ये भौतिक आधार कैसे है? इसकी भी व्याख्या हम आगे करेंगे। मतलब जिंदगी चलनी है तो ये सभी चीजें जो आप देख रहे हो, प्रोटोप्लाज्म में जो हिस्सा आ रहा है, ये सिर्फ भौतिक है। कैसे ये खड़ा होता है, कैसे हमारी संरचना करता है, कैसे हमारे शरीर की रचना अकार्बनिक तत्वों से होती है, कैसे कार्बनिक तत्वों से निर्माण होता है, ये सारी रचना जो कि इसी के अंदर होती है, इसीलिए इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। इसको आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज 1839 में परकिंजे ने की थी और इसी को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इतना याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म ही फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इस पन्ने में हमने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म और नाभिक को मिलाकर
जो रचना बनती है वही प्रोटोप्लाज्म या जैवद्रव्य कहलाती है। साइटोप्लाज्म में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटोप्लाज्म की खोज 1839 में परकिंजे ने की थी और इसी को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। चलिए 7वें पॉइंट की बात करें। महत्वपूर्ण पॉइंट, 7वां पॉइंट, साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं, या इसको अंग्रेजी में ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और ये तैरती हुई अवस्था में होते हैं। सस्पेंडेड कंडीशन होगी, ऐसा नहीं कि वहां नट बोल्ट लगा हुआ है टाइट कर दोगे आप फिट, ऐसा नहीं। ये लिक्विड है, पूरी तरह याद रखिएगा। पहली ही लाइन में हमने लिखा था कि साइटोप्लाज्म तरल अवस्था में पाया जाता है और ये जो कोशिकांग होते हैं ये कोशिकांग उसमें तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। 8वां पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, यूकैरियोटिक यानी डेवलप्ड कोशिका या आपकी कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, ध्यान से पढ़िएगा ताकि आके के एमसीक्यू बन जाए। कोशिका में केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये तो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। एक सवाल ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि ठीक है, कोशिका के केंद्रक के चारों ओर और कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म। उसने पूछा कि नाभिक के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है। उसी बात को हम कंटिन्यू आगे लिख रहे हैं। तथा नाभिक मतलब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। पढ़ लेना, याद कर लेना, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसकी हिंदी होती है नाभिकीय द्रव्य। तो ये 8वां पॉइंट, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में जो बाहरी तरल है वो साइटोप्लाज्म और जो नाभिक के अंदर जो तरल पदार्थ होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। अब यदि हम आपसे पूछ लें, एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया एमपीएसआई में, पीएनएसटी में और छत्तीसगढ़ की पीएससी में कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अब करो जवाब, होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। इसका उत्तर जो है 9वें पॉइंट पर देखो। प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर के द्रव को
साइटोप्लाज्म। जैसा प्रश्न था ठीक वही हमने लिखा, कहते हैं। अब बताओ, क्या यहां पर न्यूक्लियस स्पष्ट है? आपका जवाब होगा साहब प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, न्यूक्लियस की दीवार होती नहीं। जब न्यूक्लियस की दीवार नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म का सवाल ही नहीं पैदा हो। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर के द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करना। जब दीवार नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म अलग से दिखाओगे कैसे? जब दीवार ही नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म को दिखाना मुश्किल है। तो ये सीधी लाइन कह दो कि जो भी न्यूक्लियस का मटेरियल है वो सब तैरता हुआ अवस्था में साइटोप्लाज्म में पाया। एक शब्द आपने पढ़ा होगा साइटोसोल। इस पर भी आपको कंफ्यूजन खड़ा होता होगा। साइटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है। इसका भी स्पष्टीकरण हम आज आपको दे देते हैं 10वें पॉइंट पर। शब्द है साइटोसोल। किसको आप कहोगे साइटोसोल? साइटोसोल को लिखेगा कि वह साइटोप्लाज्म का तरल हिस्सा, लिक्विड तो ऑलरेडी है, तरल हिस्सा जो झिल्लियों द्वारा साइटोसोल वह साइटोप्लाज्म का तरल हिस्सा जो झिल्लियों के द्वारा छोटे छोटे खंडों में बटा हो। जो झिल्लियों के द्वारा छोटे छोटे खंडों में बटा हो। अब कैसे खंडों में ये भी लिख लें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स उसके बाहरी तथा आंतरिक खंडों को अलग करता है। साइटोसोल क्या लिखा हमने? वह साइटोप्लाज्म का तरल हिस्सा, तरल तो है ही, जो झिल्लियों को द्वारा कंपार्टमेंट में बट जाए, टुकड़ों में बट जाए और चारों तरफ झिल्लियां लग जाएं, तब उसको हम कहेंगे साइटोसोल। अब जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना करके जिस दिन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे उस दिन आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि कैसे ये साइटोसोल कहलाएगा, क्योंकि उस समय हम आंतरिक और बाह्य खंड बनाएंगे, उस समय साइटोसोल आपको समझाते। तो साइटोसोल है साइटोप्लाज्म का हिस्सा, लेकिन साइटोप्लाज्म जब कंपार्टमेंट के रूप में झिल्लियों के द्वारा बढ़ जाता है तो उसको साइटोसोल कहते हैं। और 11वां पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं।
कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पता है, फिर भी हम बता देते हैं, जैसे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा लिख रहे हैं GA गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसका नाम है, तीसरा लिख रहे हैं लाइसोसोम, चौथा लिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा लिख रहे हैं प्लास्टिड, और छठवां लिख दिया वैक्यूल या रिक्ति। और बहुत सारे भाग होंगे, क्योंकि इन भागों को हमें आगे आपके वीडियो में पढ़ाने हैं, एक एक करके हम उनके बारे में आपको बताएंगे, इसलिए हमने इनके क्रम को बताया कि प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं, इनकी जिम्मेदारी अलग अलग होती है। इनमें से प्रमुख हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रिक्ति। तो इस पन्ने में हमने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं, ये तैरती हुई अवस्था में दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नट बोल्ट लगा करके उनको फिट कर दिया गया है। 8वें पॉइंट में हमने बताया कि यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। नाभिक के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको नाभिकीय द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर के द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिश्रित अवस्था में प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यह मिश्रित अवस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पर नाभिक व्यवस्थित होता है, विकसित होता है। साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म का ये तरल हिस्सा है जो कंपार्टमेंट में कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल सकता है आपको, कि माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स इसके बाहरी और आंतरिक खंडों में अलग अलग करता है, यही साइटोसोल कहलाता है। और प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इनमें प्रमुख है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी कोशिका द्रव पर, जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिख करके आपको समझाई कि साइटोप्लाज्म तरल पदार्थ है। अब इन्हीं संरचनाओं को, जितना डिस्कशन हमने इधर किया, इन्हीं संरचनाओं को आगे हम विस्तार से आपको चित्रों के द्वारा समझा दें और फिर चलेंगे इसके बाद MCQ सेशन। और आज 9 MCQ हैं। यदि आपने इधर के लेक्चर को विधिवत, इसके पहले वाले लेक्चर को विधिवत पढ़ा होगा तो MCQ आपसे बनेंगे। यदि आपने लापरवाही की होगी, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बनेंगे। तो इसका पहला चित्र जो हमने पेश किया आपके लिए, यह है कोशिका। पक्का है, चूंकि इसमें न्यूक्लियस साफ स्पष्ट दिख रहा है, तो ये किस तरह की कोशिका होगी? यूकैरियोटिक, बिल्कुल यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें जो आपको दिख रहा है, इसमें इसका नाम तो आप जानते हो, आप भी ऐसे ही कर लो, तुरंत बनाया करो चित्र, न्यूक्लियस लिख लो। इसके बाहर ये, इसको लिख लो कोशिका झिल्ली है साहब, ये कोशिका झिल्ली है, लिख लिया, बहुत सरल है। कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच ये जो तरल पदार्थ आपको दिख रहा है, नीले कलर का जो तरल पदार्थ दिख रहा है, इसका नाम लिख देना साहब, ये साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा तो साहब इसमें लिख देना न्यूक्लियोप्लाज्म है। यहीं पर एक चीज समझा दें कि प्रोटोप्लाज्म किसको कहोगे, तो प्रोटोप्लाज्म के लिए साइटोप्लाज्म धन न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म धन न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म, यहां पर हो। बाकी कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिसमें सारा डिस्कशन एक एक करके अगले वीडियो में हम आपको अंगों के बारे में जब बताएंगे तो स्पष्ट करेंगे। ये देखिए गोल्गी एपरेटस,
ऐसी ट्यूबुलर रचना दिख रही है, ये गाल्गी अपरेटस है। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ऐसे लाइसोसोम को देखिए, ये लाइसोसोम दिख रहा है। ऐसे सेंट्रोसोम को देखिए, ये गाल्गी अपरेटस को देखिए, ये गाल्गी अपरेटस है। ये बिल्कुल न्यूक्लियस से बिल्कुल लगी हुई होती है। एक चिकनी चिकनी दिख रही है, एक में ये खुरदुरी दिख रही है। ये क्यों खुरदुरी दिख रही है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम लगे, और इसके अलावा खाली राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा रेतिकाएं दिख रही है। ये सारा कुछ डिस्कशन कोशिका के हर पार्ट का आगे हम आपको करते हुए चलेंगे। एक महत्वपूर्ण, साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में कौन कौन सा कंपोजिशन है, कौन कौन सा पदार्थ है जो कोशिका द्रव्य का प्रमुख हिस्सा है, इस पर कई ऑब्जेक्टिव पूछे गए। उसके लिए हमने एक पन्ना लगाया है, जरा देखिए। 80% साइटोप्लाज्म का हिस्सा जो है वो पानी का होता है। जितना साइटोप्लाज्म है उसका 80% हिस्सा पानी है। ड्यूरिंग द इंटरफेज और एक्स्ट्रा बेस पेयर नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये सेल डिवीजन की प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि जब सेल डिवीजन की अवस्था होती है तो इसकी आवश्यकता कितनी बढ़ती है पानी की, ये हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में चीनी है, ये देखिए शुगर एंड फास्फेट आर डिजॉल्व इन साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में फास्फेट भी पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा, सब कुछ बता दिया था। शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल है, सब कुछ बता दिया। उसने अलग से पीएनएसटी में पूछ दिया, क्या साइटोप्लाज्म में फास्फेट होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें फास्फेट पाए जाते हैं। अदर सब्सटेंस इंक्लूड, एमिनो एसिड भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, एंजाइम भी पाए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि साहब न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए होता है। अब इस पर विस्तार से आगे हम आपको ले चलेंगे तो बताएंगे। यहां पर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। उसने पूछ दिया था कि क्या साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड होता है? आज से ये उत्तर याद रखना कि साइटोप्लाज्म में भी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, इसीलिए हमने अलग पन्ना लगाया है। नॉन ऑर्गेनिक आयंस होते हैं एंड वेरी लाइट मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, हल्के कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। और यह लिक्विड की अवस्था में जो साइटोप्लाज्म होता है, इसी को साइटोसोल कहते हैं, झिल्ली के साथ। यहां जोड़ लेना, झिल्ली के साथ। यानी साइटोप्लाज्म का लिक्विड होना ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन यदि कंपार्टमेंट में हो जाए, झिल्लियों के रूप में इस तरह से बट जाए, तब इसको हम कहते हैं क्या? साइटोसोल। याद रहेगा? ये प्रमुख पन्ना आप अपने यादगार के लिए रखिएगा। इस पन्ने को हमने कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म को जो लगाया है, इसमें पानी की मात्रा बताया है, शुगर और फास्फेट को स्पष्ट किया है, साइटोप्लाज्म अदर सब्सटेंस में एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, नॉन इनऑर्गेनिक आयन और वेरी लाइट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को भी इसमें ऐड किया। तो ये साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर। एक कोशिका में कितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस बात को बताते हुए ये चित्र इसमें शामिल किया है। इसमें से देखिएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रोसोम है, माइक्रोफिलामेंट है, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्म। किसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उनको कोशिकांग कहा जाता है। ये सारे अंग जो है अलग अलग काम करते हैं, और ये जो अंग होते हैं यही सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहलाते हैं। इनको आपको अलग अलग पढ़ना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर अंग पर अलग अलग से सवाल आते हैं। कभी किसी की डिस्कवरी पूछता है, कभी किसी का फंक्शन पूछता है, कभी आपको याद होगा लाइसोसोम पर पूछता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। रिक्तिका के बारे में पूछता है, किसमें रिक्तिका होगी, किसमें बड़ी होगी, किसमें छोटी होगी। साइटोप्लाज्म गाल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है, इस पर बात करता है। तो एक कंप्लीट सेल की यदि आपसे संरचना पूछी जाए, खासकर पीएससी की जो मेंस की कॉपी लिखने जा रहे हैं, उनमें अक्सर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूछता है, चित्र बनवाता है।
तो ये चित्र सबसे बेहतर होगा। आप सीधा गोला बनाइए, नाभिक स्पष्ट कीजिए, यूकैरियोटिक बन जाएगा। प्रोकैरियोटिक में नाभिक को छोड़िएगा, सारी चीज़ों को आप साइटोप्लाज्म में ही दिखा दीजिएगा, यूकैरियोटिक। तो सेल ऑर्गेनेल्स को भी स्पष्ट रूप से हम तो पूरे वीडियो में एक आर्गन के लिए एक वीडियो बनाएंगे, उस पर जितने दुनिया भर के सवाल होंगे सारे सवालों को एक करेंगे, पूरी गहराई के साथ आपको उसमें हर आर्गन के बारे में पढ़ाएंगे। तो एक वीडियो एक आर्गन के लिए बनाएंगे तो वो आगे हम शामिल करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में इतना आप पढ़िएगा। फिर आइए आपका जो फेवरेट पार्ट है, एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन को जरा गंभीरता से इसलिए लीजिए कि आपके प्रश्न जो पुराने आए हैं पिछले 10 साल में, जो सवाल सेल मेम्ब्रेन से कहीं भी पूछे गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ की पीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे पीएनएसटी हो, उन सवालों को हमने इकट्ठा किया है और एमसीक्यू सेशन में उसको लाते हैं। आप इन प्रश्नों को करते हुए अपने आप में इसको जज करिएगा कि कितने सवाल आपसे बनते हैं और आपकी तैयारी सेल मेम्ब्रेन पर, इसीलिए हम टॉपिक वाइज टॉपिक ले रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पर आपकी तैयारी कितनी। आप हमें ये भी बताइएगा कि आपके नोट्स बन रहे हैं कि नहीं, जरूर। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, पहले सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ निम्न कार्य करता है। आप समझ गए होंगे कि सेल मेम्ब्रेन का कौन सा तरल पदार्थ है और वो तरल पदार्थ काम क्या करता है। सोच विचार करके कई उत्तर इसके सही हो सकते हैं, कई उत्तर नज़दीक हैं उत्तर के। पहला है डीएनए का डुप्लीकेशन। डीएनए का द्विगुणन जिसको कहते हैं, क्या ये साइटोप्लाज्म करता है। बी, श्रावण या सिक्रीशन, हिंदी में इसको श्रावण बोलते हैं। सी, राइबोसोम का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। एंड डी, कोशिका विभाजन या इसको कहेंगे सेल डिवीजन। हमने पहला सवाल पूछा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ निम्न में से कार्य करता है। क्या वो डीएनए डुप्लीकेशन करता है, क्या वह श्रावण करता है, क्या वह राइबोसोम का निर्माण करता है, या कोशिका विभाजन का कार्य करता है। एक ही उत्तर इसका सही है, एक उत्तर का आप जवाब करिए। जब सारे सवाल हो जाएंगे तब हम इसका उत्तर बताएंगे, फिर आप अपने आप को जज करिएगा। दूसरा सवाल, सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड, ये पढ़ाया है हमने, प्रोटीन और लिपिड
की मात्रा समान होती है। यह कथन ए सत्य है, बी असत्य है, सी दोनों हो सकता है, और डी नन यानी कोई भी नहीं। हमने पूछा कि जितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, क्या सभी कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड की मात्रा समान होती है? क्या यह कथन सत्य है, असत्य है, दोनों हो सकता है अथवा नहीं? चलिए तीसरा सवाल। किसी भी जीवन का, किसी भी जीव के जीवन का भौतिक आधार भौतिक आधार निम्न में से है। ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी प्रोटोप्लाज्म एंड डी साइटोसोल। हमने पूछा किसी भी जीव के जीवन का भौतिक आधार क्या है? साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोसोल। एक ही जवाब इसका सही है, एक जवाब को सही करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। जब कोशिका द्रव झिल्लियों के द्वारा छोटे छोटे खंडों में दिखाई देता है, तब इसे कहते हैं ए साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल एंड डी प्रोटोसोल। हमने पूछा कि जब साइटोप्लाज्म झिल्लियों के रूप में छोटे छोटे खंडों में दिखाई देता है, झिल्लियों के द्वारा कवर किया हुआ छोटे छोटे खंडों में दिखाई देता है, तब इसको क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म कहोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहोगे, साइटोसोल कहोगे या प्रोटोसोल? 5वां सवाल। प्रोटोप्लाज्म या
जीव द्रव्य है। संरचनात्मक रूप से प्रोटोप्लाज्म क्या है, यह सवाल है, देखना ध्यान से। साइटोप्लाज्म धन न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म धन न्यूक्लियोप्लाज्म, सी साइटोप्लाज्म धन न्यूक्लियोलस एंड टी। एक ही उत्तर इसमें से सही है कि प्रोटोप्लाज्म को संरचनात्मक रूप से कैसे व्याख्या करोगे? क्या वह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर के बनी हुई रचना है? क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिश्रण है? क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस का मिश्रण है? क्या ना? तो 5वां सवाल। आइए 6वें सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला पदार्थ होता है ए सिर्फ कार्बनिक है, सिर्फ अकार्बनिक है, सी ए एंड बी एंड डी। साइटोप्लाज्म के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है सिर्फ ऑर्गेनिक है, सिर्फ इनऑर्गेनिक है, कि दोनों है, ए और बी है कि नहीं? 6वां सवाल। 7वें सवाल पर आइए। 7वें सवाल पर हमने पूछा कोशिका झिल्ली में या पीएम में यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित लिपिड का स्तर होता है। एक लिपिड का स्तर होता है, ये पिछले चित्र में हमने आपको स्पष्ट रूप से समझाया है। ए एक स्तरीय है, बी द्विस्तरीय है, सी कई स्तरीय हो सकता है, और डी कोई स्तर नहीं। 7वें सवाल में हमने पूछा कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित लिपिड का स्तर एक स्तर का होता है, 2 स्तर का होता है, कई स्तर का हो सकता है, या कोई स्तर इसका नहीं है। 8वें सवाल पर ले चलें आपको। ऐसा, ध्यान से इसको लिखिएगा, ऐसा निम्न में से कौन सा अंगक ऑर्गेनेल्स
जंतु कोशिका का है जो सेल डिवीजन में मदद करता है तथा बाहर से झिल्ली विहीन होता है। झिल्ली विहीन यानी झिल्ली होती ही नहीं। नंबर 1, न्यूक्लियस। बी, सेंट्रियोल। सी, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड डी, गोल्गी। न्यूक्लियस होगा, सेंट्रियोल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी या गोल्गी बॉडी होगी, ये सवाल हमने पूछा। और आज के सेशन का बच्चों अंतिम सवाल अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में आ रहा है। सभी जीवित जीवों में सेल वॉल पाई जाती है। यह कथन ए सत्य है, बी असत्य है, सी दोनों हैं, और डी हमने 9वें सवाल में कहा कि सभी जितने संसार के जीवित जीव हैं, लिविंग लाइफ हैं, सब में सेल वॉल पाई जाती है। यह सत्य है, असत्य है, कि दोनों हैं, कि नन है। तो ये 9 सवाल आज हमने आपसे पूछे। 9 सवाल में आपने पक्का है उत्तर किए होंगे। उत्तर करने का तरीका वही है, उत्तर लिखें आप। जब लिखेंगे बार बार तो आपको याद रहेगा। 9 सवाल हमने आज पूछे हैं। 9 सवाल में अब उत्तर बताने का समय हो गया है। 9 सवालों में कितने आपने सही जवाब किए हैं ये आपको देखना है। तो चलिए पहले सवाल पर चलते हैं और आप अपने आप को कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस बच्चे ने सही किया, किसने गलत किया। तो पहला सवाल पर हमने पूछा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला वो तरल पदार्थ बताइए जिस तरल पदार्थ निम्न में से वो कार्य करता है। उस तरल पदार्थ का सही जवाब क्या होगा? इसमें आपने किया होगा डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं करता, वो साइटोप्लाज्म है। डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा, सेक्रेटरी काम नहीं करेगा, राइबोसोम का निर्माण नहीं करेगा, सिर्फ एक काम करता है और वो काम है सेल डिवीजन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यह। पीएससी में भी है, यूपीएससी में भी सवाल आया, पीएनएसटी में भी आया और रेलवे में भी सवाल आया। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड की मात्रा समान होती है। यह कथन सत्य है। यह कथन बिल्कुल बिल्कुल सत्य नहीं है, यानी पूरी तरह से यह कथन असत्य है। हर जगह हर कोशिका में अलग अलग प्रोटीन और लिपिड की मात्रा होती है। तीसरा सवाल हमने पूछा किसी भी जीव के जीवन का भौतिक आधार निम्न में से क्या होता है। यह हमने पीछे के सेशन में आपको पढ़ाया है। उसका नाम जीव द्रव्य होता है, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जीवन का भौतिक आधार है। चौथा सवाल हमने पूछा जब कोशिका द्रव्य झिल्लियों के द्वारा छोटे छोटे खंडों में दिखाई देता है तब इसको क्या कहते हैं, ये भी हमने पढ़ाया। अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया का उदाहरण लिया और इसका सही जवाब होता है साइटोसोल। 5वां सवाल हमने पूछा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या होगा।
तो जोड़ करके हमने चित्र पर भी बताया था आपको कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को यदि जोड़ दिया जाए तो जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। छठवें सवाल पर हमने पूछा कि साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला पदार्थ सिर्फ कार्बनिक है, सिर्फ अकार्बनिक है, ए और बी दोनों है या नन है? तो सिर्फ कार्बनिक नहीं है, सिर्फ अकार्बनिक नहीं है, हमने लाइन भी लिखाई है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए ए एंड बी दोनों होगा। 7वें सवाल में हमने पूछा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित लिपिड का स्तर क्या होता है? एक स्तर का होता है, दो स्तर का होता है, कई स्तर का होता है, या कोई स्तर नहीं होता? आपको याद होगा जब हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई थी तो लिपिड की 2 लेयर बनाई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा बाई लेयर्ड होती है। 8वें सवाल में हमने पूछा ऐसा निम्न में कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका का है, सेल डिवीजन में मदद करता है? जंतु कोशिका का है। ट्रिक को पकड़िएगा, जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के समय प्रकट होने वाली रचना थी सेंट्रियोल, और झिल्ली विहीन होता है, ये भी पिछले वीडियो में बहुत बार डिस्कशन हुआ है, इसलिए पिछले वीडियो को आप पढ़ना शुरू कीजिए। जब तक पिछले वीडियो नहीं पढ़ोगे तो आपकी परीक्षा में आए हुए सवाल आपसे नहीं बनेंगे। पिछले वीडियो को ईमानदारी से पढ़िए, तभी ये सवाल बनेंगे। और 9वां और अंतिम सवाल आपसे पूछा सभी जीवित जीवों में सेल पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पौधों में, पौधे भी जीव है, आप भी जीव हो। आप जंतु कोशिका में आते हो, पौधे वनस्पति कोशिका में आते हैं। वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए 9वें सवाल का ये सभी जीवों में कोशिका भित्ति हो, ये पूरी तरह से असत्य है। तो ये 9 सवाल हमने आपसे पूछे। कैसा लगा सेशन, ये जरूर आप लिखिएगा। आज के सेशन में बस यहीं तक, फिर नया वीडियो, फिर नया डिस्कशन किसी ऑर्गेनेल्स को लेकर के आएंगे। हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाएं, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया लाएं, उस पर सवाल लेकर के आएंगे। पढ़िएगा, सवाल अपने कमेंट बॉक्स में भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि हम लाइव आपके साथ जुड़ पाएँ। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।